2012 से लेकर 2017 तक अपराध की दुनिया में एक नाम था आनंदपाल सिंह, जिनके नाम से न केवल पुलिस को घबराहट होती थी और आम आदमी भी उनकी हमेशा चर्चा करता था, चाहे सोशल मीडिया पर हो या फिर आम चर्चा में उनका नाम हमेशा चर्चा में रहा था। लेकिन 2017 24 जून को रतनगढ़ के पास मेगा हाईवे के पास ही एक घर में उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है और पुलिस इस पूरे मामले पर अपनी पीठ थपथपाकर इसे बहुत बड़ी उपलब्धि मानती है और राजस्थान में एक मैसेज जाता है कि आनंदपाल सिंह जैसे कुख्यात गैंगस्टर का पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया है। उसी इनकाउंटर में शामिल उस समय के एसपी, चूरू के एसपी थे राहुल बारठ और उस समय के डीवाईएसपी थे विद्या प्रकाश, बजरंग सिंह और सोहन सिंह के अलावा एक आरएसी के जवान थे। उनका नाम इसमें आया था कि उन्होंने इनकाउंटर किया है और उन्होंने आनंदपाल सिंह को गोलियों से भूनकर ढेर कर दिया है। लेकिन उसी दिन से एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी कि आनंदपाल सिंह का इनकाउंटर फर्जी है और किसी भी तरीके से उसको उनका परिवार मानने के लिए तैयार नहीं था कि आनंदपाल सिंह का इनकाउंटर हुआ है। इन्होंने उसी दिन ये कह दिया था कि आनंदपाल सिंह की हत्या की गई है और सोची समझी साजिश के तहत आनंदपाल सिंह को मौत के घाट उतारा गया है। इनके परिवार का ये भी कहना था कि इनके ही बेटे या भाई जो आनंदपाल सिंह से छोटे थे, रुपेंद्र पाल सिंह की मौजूदगी में पुलिस ने वहाँ पर धोखे से आनंदपाल सिंह को बुलाया और उनका इनकाउंटर कर दिया, जिसको ये हत्या कह रहे हैं। लेकिन आज इतने बरस बाद इस मामले पर एसीजेएम कोर्ट ने सीबीआई को 5 लोगों के खिलाफ 302 यानी कि हत्या का मामला दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है। और आज ये मानिए कि आनंदपाल सिंह का जिन फिर से जाग चुका है और राजस्थान की पुलिस ही नहीं पूरे प्रदेश में राजनीतिक चर्चा का विषय है और मीडिया में भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि आनंदपाल सिंह की जो इनकाउंटर था वो वास्तव में इनकाउंटर था या हत्या थी। इस बात की अब जांच शुरू होगी और इस बात पर चर्चा रहेगी कि क्या होने वाला है और कोर्ट क्या करेगा, पुलिस क्या करेगी, सीबीआई क्या करेगी और परिवार किस तरीके से इस लड़ाई को लड़ेगा। इस पूरी चर्चा पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आनंदपाल सिंह के भाई मंजीत पाल सिंह खुद मौजूद है। इनसे पूछेंगे क्योंकि जब इनकाउंटर हुआ था उस समय आनंदपाल सिंह के अलावा इनके घर में कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो लड़ाई लड़ सके। मंजीत पाल सिंह और रुपेंद्र पाल सिंह दोनों जेल में थे और योगिता सिंह उस समय बच्ची थी, 13-14 साल की बच्ची थी। उनकी बड़ी बेटी चीनू थी, वो दुबई में पढ़ाई कर रही थी। उस पर आरोप था कि उन्होंने आनंदपाल सिंह को फरार करवाया है। लेकिन 2024 की वो रात, 24 जून की वो रात, उस दिन से लेकर 13 जुलाई तक जो आंदोलन चला वो आंदोलन भी पूरे देश में चर्चा का विषय था, सबकी नज़रें थी। और वो आंदोलन 2 लोगों की उसमें जान चली गई थी जब उपद्रव हुआ था सांवराद में। उसमें एक पुलिस की अधिकारी थी जो एसपी थी मोनिका सेन, उनका भी आरोप था कि उनकी जान चली जाती, वो जान बचाकर वहाँ से भागी थी। लेकिन वो बातें पुरानी हो चुकी है, अब नई लड़ाई शुरू हुई है। इस नई लड़ाई में रुपेंद्र पाल सिंह जेल में हैं, लेकिन इस लड़ाई को लड़ने के लिए मंजीत पाल सिंह सांवराद फिलहाल अपने घर पर है और इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार है। इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया है, सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? आपसे पूछना चाहेंगे जो आज फैसला आया है इस पर आप क्या कहेंगे? आज जो फैसला आया मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और न्याय की जीत हुई है और सत्य जीता है। जिस तरीके से आंदोलन हुआ था, 24 जून को इनकाउंटर हुआ था पुलिस के अनुसार और उसी दिन दूसरे दिन चूरू में पहले बॉडी लेने से मना किया गया था। आपने भी पैरोल का प्रयास किया था, पैरोल आप दोनों भाइयों को नहीं मिली थी और फिर वो आंदोलन 24 जून से लेकर 13 जुलाई तक चला था। 13 जुलाई को पुलिस ने जिस तरीके से अंतिम संस्कार किया था वो सब ने देखा, मीडिया को दूर रखा, आम लोगों को दूर रखा, परिवार को दूर रखा। लेकिन अब क्या मानते हैं, क्या वास्तव में अब न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल न्याय मिला है, न्याय की पहली सीढ़ी हमें मिली है और ये सभी उन लोगों की जीत है जिन्होंने संघर्ष किया। और संघर्ष के दौरान जो साम्राज्य आंदोलन था उस समय भी 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जिसमें भवानी सिंह जी और सुरेंद्र सिंह मालासर थे। और उसके बाद में आज मतलब 24 मुलजिम बनाए थे, उनमें से आज 3 जो हमारे है वो इस दुनिया में नहीं है। लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब, लोटवाड़ा साहब और सुखदेव सिंह जी, उन्होंने इस पूरे मामले को उठाया और समझा और समझ के फिर पूरे समाज ने निर्णय किया कि वास्तव में ये इनकाउंटर नहीं है, ये एक हत्या है।
और सभी ने पूरा सोचने समझने के बाद में, ये डिसाइड करने के बाद में पूरा आंदोलन लड़ा और सिर्फ सरकार से यही मांग की थी कि भाई ये हत्या नहीं है, हत्या है ये, ना कि कोई इनकाउंटर है। तो सभी ने सीबीआई की मांग की थी और सीबीआई पे सभी को भरोसा था कि सीबीआई हमारे साथ न्याय करेगी, लेकिन इस मामले में हमारे साथ में उल्टा हुआ कि सीबीआई की मांग करना ही हमारे गले की फांसी बन गया। और हमारे ही जो सीनियर्स है, जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, हमारे जो सम्मानीय लोग हैं, जो हमारे नेता है, जो हमारे जो मान लो परिवार के लोग हैं, उनको ही मुलजिम बना दिया और ताकि उनकी आवाज़ नहीं उठे और उनको दबा दिया गया था। सीबीआई को जांच करनी थी फर्जी इनकाउंटर की, उन्होंने फर्जी इनकाउंटर की तो जांच की नहीं और उल्टा हमारे उन लोगों को मुलजिम बना दिया जिन्होंने न्याय की मांग की थी। और फर्जी जो इनकाउंटर है, हत्या है, उसको इन्होंने इनकाउंटर का रूप देके कोर्ट में चालान किया। उसके बाद में जितने भी सभी लोग हमारे जितने भी हमारे सीनियर्स है या हमारे समाज के नेता है और हमारे एडवोकेट्स है, सभी ने बैठ के डिसाइड किया कि इस मामले को हम कोर्ट में ले जाएंगे, क्योंकि अंतिम न्याय वहीं मिलेगा कोर्ट में। और कोर्ट में हमारे को पूरी आस्था थी। ठीक है, आपने ये भी देखा होगा कि मैं खुद इस चीज़ से पीड़ित हूँ और अबरार साहब इसके पूरे गवाह है इस चीज़ का कि जो गन्नौड़ा हत्याकांड हुआ था उस समय हम दूर दूर तक उससे हमारा कोई वास्ता नहीं था और हमारे को मुलजिम बनाया और मैं इसमें झूठी 10 साल सज़ा काट गया, लेकिन कोर्ट में मुझे आस्था थी और कोर्ट ने मुझे बरी किया। तो इस मामले में भी हमें उम्मीद थी कोर्ट से कि भाई कोर्ट हमें न्याय मिलेगा और कोर्ट से हमें आज पहली बार न्याय मिला है। आगे अब जो भी एडवोकेट डिसाइड करेंगे उस हिसाब से हम सभी लोग संघर्ष। 24 जून 2017 को मालासर में जो पुलिस के अनुसार इनकाउंटर हुआ था और आपके अनुसार हत्या हुई थी, उस दिन के बाद में आपकी रुपेंद्र पाल आपके भाई हैं, उनसे आपकी बात हुई थी, आखिर हुआ क्या था वहाँ पे? देखिए, मेरे जब मैं हाई सिक्योरिटी में था तब वहाँ पे विकी भाई साहब को और गट्टू को भी जैसे किया था, मेरा वहाँ मिलना हुआ था तो उन्होंने मेरे को सब भी बात बताई थी। ये जब हरियाणा में थे तो वहाँ पे उनको पकड़ लिया गया था और पकड़ के फिर इन्होंने विद्या प्रकाश जी ने कहा कि भाई मैं तो हमेशा से आपका भाई हूँ और हमेशा से हम लोगों ने आपके साथ कभी बुरा नहीं होने दिया और आज भी मैं बुरा नहीं होने दूंगा, मेरे पे यकीन करो। तो हम तो पहले से ही विद्या प्रकाश जी के भाई साहब निजी थे और भाई साहब के और विद्या प्रकाश जी के आप लोग सभी वहाँ डिडवाना के लोकल हैं, तो आपको भी पता था कि इनके काफ़ी घनिष्ठता थी। जितने भी मामले, चाहे फागी हो या फिर उससे पहले 2002 में इन्होंने सरेंडर किया तो विद्या प्रकाश जी के सामने, और तीसरा जो 24 जून 2017 को जो सरेंडर भाई साहब ने किया वो विद्या प्रकाश जी के सामने ही किया था। लेकिन अब की बार विद्या प्रकाश जी ने अपने जो बड़े आका है, जो राजनीतिक आका है इनके, उनके प्रभाव में आके इन्होंने भाई साहब की हत्या कर दी और वो हत्या विक्की भाई साहब के सामने की थी। इन्होंने विक्की भाई साहब से आवाज़ लगवाई विद्या प्रकाश जी ने कि भाई इस मेरे साथ विद्या प्रकाश जी है और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फायर नहीं करना, कहीं भी अपने को गोली नहीं चलानी है, किसी प्रकार का डर नहीं है। विद्या प्रकाश जी गारंटी दे रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, मैं आपको आपके साथ ऐसी कोई घटना नहीं होने दूंगा, आप सरेंडर कर दो। तो भाई साहब ने सरेंडर करने के बाद में इन सब लोगों ने उनके साथ मारपीट की थी। मारपीट करने के बाद में इनके पास किसका कॉल आया ये मैं नहीं बता सकता, ये तो विद्या प्रकाश जी बता सकते हैं कि किस नंबर पे किसका कॉल आया, कौन इनका आका था, ये तो मोरा मातर थे। तो उनके फ़ोन आने के बाद में इन्होंने भाई साहब की हत्या की। देखिए, आनंदपाल सिंह का जो मैंने अंतिम इंटरव्यू किया था उसमें उन्होंने आशंका जताई थी कि जेल में उनको खतरा है और उन्हें कोई राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मरवाना चाहता है, उनका ये कहना था। उस समय आपने भी सुना होगा, सबने सुना है। तो ऐसे कौन से लोग थे जो उनको मरवाना चाहते थे और उनके आनंदपाल सिंह के मरने से उनके ऐसे कौन से राज थे जो दफन हो जाते? जी, वो राज उनके साथ ही दफन हो गए, क्योंकि ये यही चाहते थे कि वो जो राजनीतिक लोग हैं वो उनके भाई साहब के पास ऐसे बहुत सारे सबूत थे
जो वो कभी बताया करते थे कि कभी टाइम आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन हमारा ऐसा मौका नहीं मिला कि हम बैठ के बात करें और हमें उस बारे में पूरा बताया जाए। और उनने उस राजनीति का भाई साहब शिकार हुए, और भाई साहब ने खुद ने आपके सामने अपनी हत्या का जो संदेह था वो खुद ने बताया था कि मुझे इससे। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय हमने कोर्ट में, जो आज कोर्ट वीसी से पैसे करवा रहे हैं, उस समय कोर्ट में हमने एडीसी साहब के सामने हमने खुद ने प्रार्थना पत्र दिए थे कि हमें यहाँ लाने में हमें जान का खतरा है, क्योंकि जो एस्कॉर्ट थी और जो पुलिस गार्ड साथ में चलती थी उसको सबको ये धीरे धीरे इन्होंने कम कर लिया। जो पुलिस गाड़ी में जो साथ में थी उसको भी इन्होंने 2-4 की संख्या में कर दिया, जबकि पहले बहुत सारी थी, क्योंकि इनके इशारे पे ये हो गया था कि भाई इतनी गार्ड रहेगी तो मारना मुश्किल है। तो गार्ड और सुरक्षा इन्होंने कम कर दी, तो वो शंका हमें बार बार हुई थी। और भाई साहब को, एक अधिकारी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पुलिस के बड़े कर्मचारी अधिकारी थे, उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आपको या तो कोई पुलिस वाला पे डीडवाना कोर्ट में हमला करेगा, या फिर आपको रास्ते में इन जो अपराधी किस्म के लोगों हैं उनको सुपारी देके या कैसे भी करके आप पे हमला करवाया जाएगा, तो ध्यान रखना। तो उसके बाद में हमने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि हमें कोर्ट में नहीं बुलाया जाए, और जो भी गवाह हो या कोई भी कार्रवाई हो हमारी गैर मौजूदगी में करें, वो हमें स्वीकार है। लेकिन कोर्ट में ऐसे उस समय कोई नियम नहीं थे, या वो कोर्ट ने हमारी बात नहीं मानी। और इन्होंने जब भी हम एप्लीकेशन लगाते थे तो पुलिस अधिकारी जितने भी थे वो सब उसका विरोध करते थे और खारिज करवा देते थे। देखिए, एक बात और चर्चा का विषय है कि आपकी भतीजी आनंदपाल सिंह की बेटी चिन्नू का नाम बार बार लिया जाता है, चाहे तो राजू ठेठ की हत्या हो या कोई और बड़ा आपराधिक जो घटना होती है प्रदेश में, उसमें चिन्नू का नाम जरूर आता है। चिन्नू को हमने अंतिम बार देखा था आपके पिताजी की अंत्येष्टि और पगड़ी के दिन, उसके बाद में हमने चिन्नू को कभी नहीं देखा। और ऐसा माना जा रहा है कि आनंदपाल सिंह की फरारी में चिन्नू का हाथ था, उसके बाद से चिन्नू यहाँ पर नहीं आई है। आप क्या मानते हैं कि बार बार चिन्नू का नाम आ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? जी देखो, ये सबसे पहले इन्होंने शुरुआत मेरे से की थी, फिर पहले मुझे झूठे मुकदमा में फंसाया, फिर विक्की भाई साहब को। जो विक्की भाई साहब एक बैंक में थे, बड़े पढ़े लिखे थे, उनका खुद का काम था, बैंक में काम भी करते थे, उसके बावजूद उस व्यापारी आदमी को इन्होंने मुलजिम बनाया, झूठा मुकदमा लगा के। उसके जो ये गनोड़ा कांड है, उसके बाद में इनको मतलब 302 में इनको डाला था, और उसके बाद में इनको अपराधी बनाया गया था। दूसरी बात, बार बार न्यूज़ चैनलों पे और सब पे ये आता है कि भाई गैंगस्टर आनंदपाल सिंह। तो गैंगस्टर कहना मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि आज तक किसी भी मुकदमे में उनको सज़ा नहीं हुई, ना कोर्ट ने दोषी ठहराया। सिर्फ पुलिस की मनगढ़ंत कहानियों से इनको गैंगस्टर बनाया जा रहा है, और न्यूज़ चैनल उनकी पुलिस की परिपाटी पे चल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। गैंगस्टर शब्द होता है वो बहुत बड़ा होता है, और एक किसी साधारण आदमी को अगर गैंगस्टर बना दिया जाता है तो उसके मान सम्मान और इज्जत और सभी, आपको पता है कि वो सभी उसके नुकसानदायक है। तो ये सब होते हुए भी हम लोगों ने प्रयास किए काफ़ी, सबको एप्लीकेशन, हम तक यहाँ तक कोर्ट, मतलब उस समय गवर्नमेंट को भी हमने एक प्रार्थना पत्र लिखे थे कि हमें कोर्ट में नहीं लाया जाए, लेकिन उसके बाद में भी हमारी एक नहीं सुनी, और ये सब हुआ। चिन्नू का बताइए, चिन्नू आज कहाँ है और उसका क्या काम है, क्या कर रही है? क्योंकि बार बार नाम लिया जाता है, और खासकर जो राजू ठेठ की हत्या हुई थी उसमें सबसे पहला नाम चिन्नू का है। जी मैं बताना चाह रहा हूँ कि चिन्नू IIT की स्टूडेंट रही है, और यहाँ पिलानी बालिका विद्यापीठ से उसका सिलेक्शन बिट्स वहाँ हुआ था दुबई में। उन्होंने वहाँ को स्कूल से ही उसका सिलेक्शन हुआ था, नहीं कि हमने करवाया था। और एक पढ़ने वाली बच्ची को एक पढ़ा लिखा पिता अपराध में कभी भी नहीं झोंकेगा, और आप अच्छी तरीके से जानते भी हो। लेकिन उन्होंने पहले हमको जेल में डाला, फिर चिन्नू का इनको पता था कि भाई साहब सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करते हैं, चिन्नू से करते हैं, और चिन्नू को हर मुकदमे में डालते गए। आज भी अब ऐसी कोई उपस्थिति नहीं होती कि वो बाहर है, और वहाँ किसी न किसी रूप में ये राजू ठेठ वाला हो, चाहे कोई सा भी मामला, उसमें उसका नाम घसीटते जाते हैं, और उसको एक बहुत बड़ा अपराधी बना दिया, एक पढ़ने वाली बच्ची को। तो ये इनके आकाओं की चाल है, कि कोई प्रशासन का हिस्सा है, प्रशासन के तो सिर्फ मोहरे हैं।
तो कोर्ट में आप ये गुहार लगा सकते हैं कि चिन्नू घर आना चाहती है और उसे घर आने में क्या परेशानी आ रही है। अगर वो अपराधी नहीं है तो आ भी सकती है। अपराधी नहीं है ये हम चिल्ला चिल्ला के बोलने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि चिल्ला चिल्ला के तो हम लोगों ने 24 जून 2017 से लेकर जुलाई तक जो साम्राज्य प्रकरण था उसमें ये कहा था कि चिल्ला चिल्ला के कि भाई ये इनकाउंटर नहीं है, ये हत्या है, इनकाउंटर नहीं है, ये हत्या है। लाखों लोगों ने ये कहा था लेकिन नहीं सुनी। आखिर किसने सुना? कोर्ट ने सुना। तो हम इस मामले में भी कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट की शरण में जाएंगे और हमें न्याय की उम्मीद है, न्याय मिलेगा। आनंदपाल सिंह के जाने के बाद में आपने भी जब से आप बरी हुए हैं, घर पर आए, आपने भी अपनी लाइफ स्टाइल को बदल लिया है। आप जिस तरीके से एक यह पूरा परिवार दिख रहा है कि आनंद सेवा समिति, और जो आनंदपाल सिंह पर भरोसा करते हैं उनको आप आनंदवादी कहते हैं, तो आपने पूरा ट्रैक चेंज कर दिया। अपराध की दुनिया से अचानक से आप जिस तरीके से आप जीवन जी रहे हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको भी खतरा है। जिस तरीके से सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई है, अभी हाल ही में जयपुर में घटना हुई जिसमें 2 राजपूत चेहरे टकराए हैं, तो आप भी सुरक्षा को लेकर कितने सतर्क हैं? आपको कितना खतरा है? जी देखिए, मेरे बाहर आने से पहले भी मैं अपराध में नहीं था, क्योंकि मुझे हर मामले में झूठा फंसाया गया। यहाँ तक मैंने सुजानगढ़ कोर्ट में मेरा पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर सब प्रार्थना पत्र लगाए थे कि मैं किसी भी प्रकार से, न तो मैं घटनाक्रम में पहले से मुझे जानकारी थी, ना मैं घटनाक्रम में शामिल था, ना मुझे कोई घटना के बारे में जानकारी थी। तो इस सब को देखते हुए मैंने प्रार्थना पत्र भी लगाए थे और कोर्ट ने मुझे बरी भी किया। ये जो जितने भी मामले, जितने भी आप सुखदेव जी वाला देख लो, चाहे अभी महिपाल जी वाला देख लो, सोची समझी महिपाल जी भी बार बार लगा रहे हैं कि हमारे साथ हमला होगा, हमारे साथ हमला होगा। उसके बावजूद सुरक्षाकर्मी उनको नहीं दिए गए, न उनकी संपूर्ण सुरक्षा की गई और उनके साथ में हमलावर वो आपके सामने है। सुखदेव जी के जो इनकी रिपोर्ट है इंटेलिजेंस की, वो भी रिपोर्ट थी, उसके बावजूद उनको सुरक्षा नहीं दी गई और उनका नतीजा यह हुआ कि हत्या हुई। हम भी, मैं भी और मेरा परिवार भी बार बार दिनेश एमएन साहब को, यहाँ के जो एसपी साहब है उनको हमने एप्लीकेशन दी है, डीजी साहब को दी है, गवर्नमेंट को लिखा है और हमने सब जगह लिखा है। जब जब हमें कोई संदेह हुआ है, हमें कोई ऐसी सूचना मिली कि अब इस तरीके से हो सकता है, तो हमने संपूर्ण जो जानकारी है हमने दिनेश एमएन साहब को उनके व्हाट्सएप पे दी है। व्यक्तिगत जो बेटी है योगिता, उसने जाके व्यक्तिगत कहा है, हमने प्रार्थना पत्र लगाए। और आज जो ये मामला कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी किया, न्याय किया है, तो कहीं न कहीं अब हमें ये आशंका है, आशंका नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि कहीं किसी न किसी रूप में हमारे ऊपर हमला होने वाला है और हमले में चाहे हमारी जान जाओ, चाहे हमारे किसी भी प्रकार का नुकसान हो, मेरे हो या मेरे परिवार में हो, ये निश्चित रूप से होना है। क्योंकि उनको पता है कि हमें जेल जाना पड़ेगा और हमें जब तक हमारे पास हमें नहीं मारेंगे तब तक निश्चित रूप से वो जेल जाएंगे जब तक हम जिंदा है, क्योंकि हम संघर्ष को छोड़ेंगे नहीं किसी भी सूरत में। और वो ये चाहेंगे कि ये जिंदा है तब तक हम जेल जाने से बच नहीं सकते। देखिए, इनकाउंटर की लड़ाई में पहली जीत आपकी हुई है, ये लड़ाई लंबी चलेगी। हो सकता है इसमें आपको भी आगे से आगे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, लेकिन बिना सरकार की मर्जी के या बिना सरकार के इशारे पे बहुत से काम है जो नहीं होते हैं। आप क्या मानते हैं, उस समय भी जब इनकाउंटर हुआ था तो सब आरोप सारे के सारे सरकार पर लगे थे कि वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, उनकी बिना अनुमति के या बिना सहमति के इतना बड़ा इनकाउंटर हो नहीं सकता। गुलाब चंद जी कटारिया जी ने यह कहा था कि रात को 12:30 बजे उनके पास फ़ोन आया था कि इनकाउंटर हो गया है। अब भी भाजपा की सरकार है, तो आप क्या कितनी उम्मीद रखते हैं कि सरकार आपको कितनी मदद करेगी और कितना आप को न्याय मिलेगा? जी, जिस समय 2017 में जो गवर्नमेंट थी, वो जितने भी बड़े जो लोग थे वो आज कहाँ हैं आपको पता है। वो सब इस इनकाउंटर की वजह से, राजपूत समाज के आक्रोश की वजह से आज उनको हार का सामना करना पड़ा और आज वो अर्श से परस पे आ गए हैं। वो आप सब देख ही रहे हैं। तो ये जो सरकार है, भजनलाल सरकार, इससे हमें पूरा उम्मीद है कि जो हत्यारे पुलिस अधिकारी हैं और जो उनके ऊपर के जो उनके लोग हैं, जो उनके आका हैं, उन तक
सरकार ज़रूर उनके गिरबान तक पहुंचेगी और इस इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर को सही जांच करके इन जो भी हत्यारे हैं उनको सज़ा दिलाएंगे। तो ये थे आनंदपाल सिंह के भाई मंजीत पाल सिंह, जो आनंदपाल सिंह की कथित तौर पर इनकाउंटर और इनके अनुसार हत्या के बाद में आनंद सेवा समिति नाम से एक संस्था चलाते हैं और हर वर्ष आनंदपाल सिंह की पुण्यतिथि पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन भी होता है। और पूरे प्रदेश में जो भी आनंदपाल सिंह पर भरोसा करते हैं उन्हें ये आनंदवादी कहते हैं। इनका ये कहना है कि इनकी जान को भी खतरा है, लेकिन लड़ने वाला इनके घर में केवल ये खुद है। एक इनकी बेटी है योगिता सिंह, जो फिलहाल पढ़ाई कर रही है, यहाँ घर पर रहती नहीं है। अब ये लड़ाई लंबी है, देखते हैं कि इस लड़ाई में ये कितने कामयाब होते हैं और सरकार इनको कितना न्याय दे पाती है और कोर्ट से इनको क्या न्याय मिलता है, ये सब देखने का विषय रहेगा, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबे समय से चली आ रही है। 2017 24 जून को ये लड़ाई शुरू हुई थी, वो आज इनको पहली जीत मिली है। अगली जो पड़ाव है लड़ाई के, उसमें देखते हैं कहाँ तक इनको कामयाबी मिलती है। सहयोगी आसिफ के साथ हनीफ खान, डीडवाना।